हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक, इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो आपको पता ही होगा ये किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट है। तो एसएससी जीडी और एमपीएस का है। उसको टारगेट करके बनाया जा रहा है। ऐसे आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोग को जो वीडियो में डालूं उसको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, और आप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, तब जाके आपको इस वीडियो का खासियत पता चलेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और इससे क्या आप लोगों को लाभ मिला। ठीक, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना उसमें आप लोग का सारा चीज़ का रिविजन हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसका आप लोग को खुद से आंसर करने की कोशिश करें वीडियो रोक कर, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को भी खुद से पढ़ें, उसके बाद मेरे को सुनें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। तो अपना आंसर आप लोग सोच लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। ठीक, तो जैसे कि आप लोग आपातकाल पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। ये भी राज्य के आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यानी कि देश में अगर आर्थिक संकट आ जाती है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट लगाया जाता है, जो कि 360 के अंतर्गत आता है, जो कि आज तक अभी लगाया नहीं गया है। ठीक, चलिए अब इससे संबंधित सारे फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। क्यों लगता है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये लगता है। ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लग जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ये 356 अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं। ठीक, राज्य की कोई भी विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक, तो वहाँ का शासन व्यवस्था कौन देखता है? अगर ये राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ का सारा व्यवस्था राज्यपाल के अधीन आ जाता है। ठीक, और वित्तीय आपातकाल ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर। यानी कि वित्तीय व्यवस्था अगर कोई में स्थिरता को खतरा दिखे तो ये लगाया जाता है। ठीक, भारत में अब तक लगे आपातकाल 3 बार। जो 352 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाए गए हैं वो 3 बार लगाया जा चुका है। पहला 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक, भारत चीन युद्ध जब हुआ था तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक। ठीक, 26 जनवरी 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को। ठीक, 71 वाला कब लगाया गया था? तो 3 दिसंबर 1971 को। उसके बाद 1975 से लेकर 1977 में लगाया गया था ये आंतरिक अशांति को लेकर, और इससे विवादास्पद आपातकाल भी कहा जाता है, जो कि 25 जून 1975 से लेकर 21 जून 1977 तक था। कब तक था? 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक था, जो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली द्वारा लगाया गया था। इसके उस टाइम पे कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक, पीएम थी और उनके सलाह पर कौन राष्ट्रपति थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने ये आपातकाल लगाया था। आयोग के आप लोग आपातकाल से जुड़े सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है?
हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार बोल रहे हैं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है धौलावीरा और ऑप्शन डी है लोथल। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। एक बार ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट, इससे जुड़ी सारे फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, शंख का बाना बैल प्राप्त हुआ है, अनाज कूटने का वृत्ताकार, चबूतरे और अन्नागार। ठीक, ये सारी चीज़ें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से बात करें तो विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति और सूती कपड़ा, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति और सूती कपड़ा। लोथल से देखें तो यह एक पतन, यानी कि लोथल एक बंदरगाह था। ठीक, लोथल में क्या था? बंदरगाह था। और यहाँ से चावल के अवशेष, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज के खेल के प्रमाण मिले हैं। कहा क्या? तो यहाँ पर बंदरगाह था और चावल के अवशेष, अग्नि के वेदिकाएं और शतरंज के खेल का परिणाम कहाँ से प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जोते हुए खेत का साक्ष्य और नक्शीदार ईंटें और ऊंट की हड्डियां और अग्निकुंड। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य, नक्शीदार ईंटें और ऊंट की हड्डियां और अग्निकुंड प्राप्त हुए कालीबंगा से। चुनहुदड़ो, चुनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, चुनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। और लिपस्टिक और बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर, यानी कि मेकअप का जितना सामान है चुनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर था, बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना दुर्ग वाला एकमात्र ही शहर था ये। धौलावीरा, धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित ये शहर था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित शहर था और यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली की साक्ष्य मिली है, जल प्रबंधन प्रणाली की साक्ष्य मिली है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी से राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, राखीगढ़ी क्या है? भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सरकारी उपाधियों का त्याग, ऑप्शन बी है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ऑप्शन सी है सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र, और डी है करों का भुगतान बंद करना, करों का भुगतान बंद करना। तो क्या होगा इसका आंसर? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी उपाधियां भी त्यागी गए और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया। उसके बाद सरकारी नौकरियां से भी त्याग पत्र दिए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, करों का भुगतान। करों का भुगतान बंद करना ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं है। चलिए असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का को न्याय, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांड हुआ था उसको न्याय दिलाना इसका उद्देश्य था। और खिलाफत का मुद्दा और स्वराज की प्राप्ति, खिलाफत का मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, ये सभी असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। और सरकारी उपाधियों का त्याग, विदेशी सामानों का बहिष्कार और शिक्षण संस्थानों अदालतों का त्याग किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, ध्यान रखिएगा। सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया, उसके बाद विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शिक्षण संस्थानों से अलग हुए, उसके बाद अदालतों को त्याग, जो भी अदालत में कार्यरत थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। उसके बाद चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड इसी से रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन से। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि जो चौरी चौरा कांड पुलिस स्टेशन था वहां पर जो भी आंदोलनकारी थे वहां पर पुलिस थाने में आग लगा दी जिससे कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक, और ये घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा कांड। और 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लिए गए। मतलब कि चौरी चौरा कांड से हताश होकर महात्मा गांधी ने
12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, आंदोलन वापस ले लिया। उसी के विरोध में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, अगर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसी के विरोध में क्या किया कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में क्या कर दिया, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन स्थगित हो। लेकिन गांधी जी का मानना था कि कोई भी आंदोलन हम लोग अहिंसा अहिंसा के माध्यम से करेंगे, हिंसक तरीके से नहीं करेंगे। और इसमें हिंसा हो गया था, इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1951। तो योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1950 में। ठीक, 1950 में हुआ था। आइए योजना आयोग के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना का आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो जिस भी टाइम का योजना आयोग था उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे इसके अध्यक्ष थे। तो सबसे पहला अध्यक्ष योजना आयोग अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हो जाएंगे। और योजना आयोग क्या करता था? तो पंचवर्षीय योजना तैयार करता था। ठीक, पंचवर्षीय योजना तैयार करता था। 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। ठीक, टोटल 1951 से लेकर 1917 तक ही पंचवर्षीय योजना चलाया गया, जो कि 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और पहली योजना 1951 से 56 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, जो कि हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये इस योजना में कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक, कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया। और 17 अगस्त 2014 को इसे भंग करने की घोषणा की गई और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग करने की घोषणा कर दिया गया था। 17 अगस्त 2014 को। और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। ठीक, नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग की स्थापना हुई और इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस टाइम पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? मोन्टेक्सी अहलूवालिया। मोन्टेक्सी अहलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सी अहलूवालिया। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में। ठीक, नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक, किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। और ये एक गैर संवैधानिक, जैसे कि योजना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में, यानी कि भारत सरकार को ये योजना बनाने में सलाह देता है। ठीक, उसके बाद इसके अध्यक्ष, जैसे उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे वैसे ही नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी हैं। और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है जो उपाध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं उपाध्यक्ष, सुमन बेरी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 5 नंबर सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एड्रीनल, और ऑप्शन सी है अग्नाशय, और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो किससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। आइए इस हार्मोन और ग्रंथि को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले पीयूष ग्रंथि, इसे प्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये कौन कौन हार्मोन रिलीज करता है? तो ये वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है। और इसके अधिकता से भीमकायता और कमी से बौनापन होता है। वृद्धि हार्मोन अगर अधिक रिलीज हो रहा है तो इससे भीमकायता यानी कि गीगांटिज्म, ठीक, और
कमी से इसका बौनापन होता है। वृद्धि हार्मोन के अधिकता से भीमकायता और कमी से बौनापन होता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, पीयूष 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक वृद्धि हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या वर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन या वर्थ हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि यह गले में स्थित होता है और यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है और इसमें आयोडीन होता है और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, सॉरी, थायरॉक्सिन में क्या होता है, आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो ये थायराइड ग्रंथि का स्रावित करता है। उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। तो यह क्या करते हैं, इंसुलिन का स्राव करता है, इंसुलिन का स्राव करते हैं और यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक, यह इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है और इसमें रक्त शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक, मधुमेह रोग जिसे कि शुगर कहा जाता है, तो इंसुलिन के कमी से होता है, आप लोग ध्यान रखिए। अधिब्री ग्रंथि, अधिब्री ग्रंथि ये किडनी के ऊपर होता है। अधिब्री ग्रंथि क्या होता है, किडनी के ऊपर होता है और यह एड्रेनलिन एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। यह तनाव और आपातकालीन स्थिति में सक्रिय होता है। जब आप तनाव में होंगे और आपातकालीन स्थिति, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद जनन ग्रंथियाँ, जनन ग्रंथियाँ जो हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि टेस्टोरॉन ये मुख्य पुरुष हार्मोन है। ठीक, जो पुरुष के जनन ग्रंथियाँ हैं टेस्टोरॉन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये महिला हार्मोन है। ठीक, तो महिला जनन ग्रंथियाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं और ये प्रजनन चक्र को नियंत्रित करते हैं, प्रजनन चक्र को नियंत्रित करते हैं जनन ग्रंथियाँ, जो कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद, ऑप्शन ए है लीटन, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है रिपन और ऑप्शन डी है डफरिन। ठीक, तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक, तो रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। तो यह बिल 1833 में पेश किया गया था। यह बिल कब पेश हुआ था? तो 1833 में पेश हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो रिपन था। भारत के वायसराय उस समय कौन था? रिपन था। इस विधेयक का मसौदा सर कोर्टन कोर्टन ने इल्बर्ट ने तैयार किया था। इसका मसौदा कौन तैयार किया था? तो सर कोर्टन ने इल्बर्ट ने तैयार किया था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना, ताकि नस्लीय भेदभाव को खत्म किया जा सके। यानी कि इस जो बिल में जो था, इस विधेयक में ऐसा था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय जैसे कि ब्रिटिश जो थे, उनके भी मुकदमे लड़ने की अधिकार दिए जाने के लिए इस विधेयक में बात कही गई थी। ठीक, यानी कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय का भी केस देख सकते हैं, ताकि नस्लीय भेदभाव खत्म हो। आई होप कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ये बिल क्या था? तो भारतीय न्यायाधीशों के लिए था, जो कि यूरोपियों का भी ये लोग केस देख सकते थे। ठीक, लेकिन इसका विरोध हुआ। ठीक, और इसका विरोध क्यों हुआ? तो भारत में रहने वाले अंग्रेज और यूरोपीय समुदाय के ने इसकी भारी विरोध किया। उनका मानना था कि एक भारतीय न्यायाधीश सफेद यूरोपियों पर मुकदमा नहीं चला सकते। ठीक, तो इसका विरोध कौन किया? तो यूरोपियों और अंग्रेजों ने विरोध किया। उनका ये था कि हमारा जो मुकदमा है वो भारतीय न्यायाधीश नहीं चला सकते। ठीक, भारतीय न्यायाधीश हमारा मुकदमा नहीं देख सकते हैं और विधेयक में यही अधिकार दिया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी इसका सबका मतलब कि यूरोपीय का भी मुकदमा को देख सकते हैं। तो इसी कारण इसका विरोध हुआ
और एक बार रिपन के बारे में जान लेते हैं। तो इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। ठीक, आई होप कि आप लोग एलिबर्ट बिल को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए है अप्सरा, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है कामिनी, ऑप्शन डी है पूर्णिमा। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए अप्सरा। ठीक, अप्सरा हो जाएगा, ए अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। ठीक, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और यह 4 अगस्त 1995 को ट्राम्बे मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परिसर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परिसर में स्थापित किया गया था। ठीक, कब? तो 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को ट्राम्बे मुंबई। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अब कुछ हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कुंडनकुलम, कुंडनकुलम कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा और नवीनतम संयंत्र है जो कि रूस के सहयोग से बना था। कुंडनकुलम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा है और नवीनतम है और यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है और यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि 1969 में अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ था। तो ये भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और यह अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था। रावत भट्टा, रावत भट्टा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। रावत भट्टा राजस्थान में है और यह कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था। कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। कैगा, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। उसके बाद है कल्पकम, कल्पकम ये भी तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम भी तमिलनाडु, कल्पकम भी तमिलनाडु और इसे मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। कल्पकम को मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं और यह पूरी तरह स्वदेशी है। ठीक, ये पूरी तरह स्वदेशी है। नरौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे। काकरापार, काकरापार पूछेगा तो हो जाएगा गुजरात। काकरापार कहाँ पर है? तो गुजरात में। काकरापार गुजरात में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के बाद शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के बाद शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है लाहौर प्रस्ताव, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव और ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी है वेवेल योजना। तो पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के बाद शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के बाद शुरू किया गया था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह 8 अगस्त 1992 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक के मैदान में शुरू किया गया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी इसमें नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था। और क्रिस मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और जापानी आक्रमण के डर से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। क्यों तैयार किया गया था? तो क्रिस मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और जापानी आक्रमण के डर से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। आंदोलन की घोषणा के तुरंत बाद 9 अगस्त की सुबह, तो ध्यान रखिएगा, आंदोलन के घोषणा के तुरंत बाद ही 9 अगस्त को सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया? गांधी जी सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। महात्मा गांधी को देखिए, ये पूछ लेता है कि किस नेता को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक, तो महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि सरदार जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम कलाम आज़ाद को महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में रखा गया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में रखा गया था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण यहाँ से भाग गए थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण यहाँ से भाग गए थे और नेपाल चले गए थे और नेपाल में जाकर आज़ाद दस्ता का
जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में, और ये यहाँ से भाग गए थे और नेपाल जाकर इन्होंने आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था। आज़ाद दस्ता का, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है और इसको कोलकाता से मुंबई कब ले गया गया? तो 1937 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पहले कोलकाता में था, उसको मुंबई में ले आया गया 1937 में। और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। और यह मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना और मूल्य स्थिरता को बनाए रखना आदि इसका कार्य है। सॉरी, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रास्फीति को, मुद्रा यानी कि महंगाई को नियंत्रित करना और मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। मुद्रा जारी करना, 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बाकी सारे नोट आरबीआई जारी करता है। और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और विनिमय दर को स्थिरता सुनिश्चित करना। ये और इसका क्या कार्य है? तो विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और विनिमय दर को स्थिरता सुनिश्चित करना इसका कार्य है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ये 26वें गवर्नर है। ठीक, वर्तमान में जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर सवाल, मानव नेत्र की रेटिना का कार्य क्या है? मानव नेत्र की रेटिना का कार्य क्या है? तो मानव नेत्र की रेटिना, ऑप्शन ए है प्रकाश को प्रवेश देना, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन करना और ऑप्शन सी है छवि का निर्माण करना और ऑप्शन डी है आँख की सुरक्षा करना। तो मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है छवि का निर्माण करना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छवि का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, इससे संबंधित सारी चीज़ें। तो दृष्टि पटल यानी रेटिना इसी को कहा जाता है। दृष्टि पटल या रेटिना इसी को कहा जाता है और यह क्या करता है कि प्रतिबिंब बनाता है। और इसमें रॉड और कोन कोशिकाएं रहती है, जिससे कि कोन रॉड कहा जाता है। कोन रॉड कहा जाता है, रॉड और कोन नामक कोशिकाएं होती है। ठीक, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या करता है? तो ये वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर केंद्रित करता है। नेत्र लेंस ये प्रतिबिंब को रेटिना पर क्या करता है? केंद्रित करता है। कौन? तो नेत्र लेंस केंद्रित करता है वस्तुओं के प्रतिबिंब को। उसके बाद परितारिका, परितारिका का क्या कार्य है? तो यह आंख के रंगीन भाग है जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और प्रकाश की मात्रा को संयोजित करता है। ठीक, ये जो आइरिस है, ये जो आंख का रंगीन भाग होता है, आप लोग देखते होंगे किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, किसी का काला होता है, उसको वो है आइरिस। ठीक, और यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जो कि प्रकाश के, पुतली मतलब कि जब प्रकाश ज़्यादा आता है तो पुतली क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, वहीं जब प्रकाश कम मिलता है तो पुतली पूरा खुल जाता है। ठीक, पुतली क्या होता है कि जब प्रकाश कम मिलेगा तो पूरा खुल जाएगा, लेकिन प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो सिकुड़ जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्निया, कर्निया आँख के सामने का पारदर्शी भाग है जो प्रकाश प्रवेश करता है। कर्निया क्या है? तो आँख के सामने का पारदर्शी भाग है, ये पारदर्शी भाग है जिससे कि प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक, ये आर पार वाली चीज़ें हैं, मतलब कि पारदर्शी है और इससे प्रकाश प्रवेश करता है। श्वेत पटल, श्वेत पटल स्क्लेरा का है। तो यह सबसे बाहरी सफ़ेद और मजबूत परत है, जो आप लोग सफ़ेद परत देखते हैं, ये श्वेत पटल है और यह सबसे मजबूत होता है, जो कि आंखों की रक्षा करता है, आंख की रक्षा करता है श्वेत पटल। और क्या है? तो दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका यह रेटिना पर बने संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यह रेटिना पर बने संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। उसके बाद है
हाँ, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये क्या बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संदेश देता है, जिससे हम लोग को कोई भी चीज़ सीधा प्रतीत होता है। ठीक, तो इसका कौन करता है, ये तो दृष्टि तंत्रिका करता है। पश्चिमाभी पेशिया का कार्य क्या है, तो ये लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या पास की वस्तु को देखने में मदद करता है, जिसे समंजन क्षमता कहता है। यह क्या करता है कि लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, ठीक, फोकस दूरी जैसे कि दूर की वस्तु, पास की वस्तु को देखने में फोकस दूरी का जो बदलाव होता है, उसको उसी ये पश्चिमाभी पेशियां ही करता है, जिससे कि वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। और रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, ये सीधा रखेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और ये इसको दृष्टि तंत्रिका जाकर मस्तिष्क को पहुंचाती है, जिससे हम लोग को वस्तु सीधा प्रतीत होता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष, हाँ, आँख का हम लोग दोष देखें, जो कि आँखों से प्रॉब्लम, ये आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ये जारा दृष्टि दोष। तो जिसकी निकट दृष्टि दोष हो जाती है, जिस भी वस्तु व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष दोष हो जाती है, उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु दिखाई देती है। ठीक, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें भी दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है। जिस भी दोष हो जाता है, मान लो निकट हो गया तो निकट की ही वस्तु दिखेगा, दूर के नहीं दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो दूर का वस्तु दिखेगा, लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। लेकिन ज्यादा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये दोनों नहीं दिखता है, ना दूर का ना पास का। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके उपचार में अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और ज्यादा दृष्टि दोष के उपचार में द्विफोकसी लेंस यानी कि उत्तर और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर सवाल है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है भरत मुनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक, पाणिनि हो जाएगा। तो ये प्राचीन भारत के जो इतिहास के बुकें हैं, किताबें हैं। तो चलिए प्राचीन भारत के हम लोग सभी किताबें और उनके लेखक को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम इतिहास और राजनीतिक से जुड़े किताब। इतिहास और राजनीतिक से जुड़े किताब, जो कि अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, राजतरंगिणी है, नीति सार है, हर्ष चरित्र है, ये सभी इतिहास और राजनीति से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं, मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त, और राजतरंगिणी के कलहन, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास है। नीति सार के लेखक हैं कामंदक हैं, और हर्षचरित के बाणभट्ट है। ठीक है, हर्षचरित के बाणभट्ट है। अब हम लोग देखेंगे धर्म और दर्शन से संबंधित किताबें। धर्म और दर्शन से संबंधित किताबें, तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? अगात्य ऋषि। अज्ञात, इसका अज्ञात या ऋषि है। ठीक, इसका कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन ऋषियों द्वारा ये क्या किया गया था, तो इसकी रचना की गई थी। और ये विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। बुद्ध चरित अश्व घोष, बुद्ध चरित के रचयिता अश्व घोष। महाभाष के लेखक कौन है? तो पतंजलि है, महाभाष के लेखक पतंजलि है। तो ये सभी धर्म और दर्शन से संबंधित किताबें हैं। अब हम लोग देखेंगे साहित्य, संस्कृत साहित्य और नाटक वाली किताब है। ठीक, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये कालिदास की किताबें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये कालिदास की किताबें हैं। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कादम्बरी बाणभट्ट, मृच्छकटिकम शूद्रक, गीत गोविंद जयदेव, रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। विज्ञान और अन्य किताबें की बात करें तो आर्यभट्ट है, जिसमें कि खगोल और गणित का उल्लेख है। खगोल और गणित का इसमें उल्लेख है, और इसका आर्यभट्ट ने रचना की थी। उसके बाद है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक हैं, तो ये की चिकित्सा से जुड़ी किताब है। सुसूत्र संहिता, आचार्य सुसूत्र, जो कि शैल चिकित्सा से संबंधित किताब है। ये शैल चिकित्सा से संबंधित किताब है। तो ये सारे प्राचीन इतिहास के सब किताबें थी। तो
आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर सवाल है, भारत में मानसून के आगमन का क्रम सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन का क्रम सबसे पहले किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो सबसे पहले केरल में आता है। ठीक, भारत में सबसे पहले जून जून में प्रवेश करता है मानसून और ये केरल में प्रवेश करता है। आइए इनसे जुड़े सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक, भारत में जो मानसून आता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है अरब सागर की तरफ से और यह मुख्य मानसून है जो कि जून से सितंबर तक रहता है। ये जून में प्रवेश करता है और सितंबर तक रहता है भारत में और खूब ही वर्षा कराता है और केरल के तट पर प्रवेश करता है और पूरे देश में लगभग 75 से 80% वर्षा इसी से होती है। 75 से 80% वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि लगभग 75 से 80%। उत्तर पूर्वी मानसून कौन है? तो इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। यही जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये जब भारत से वापस लौटता है तो इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है और इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय रहता है। ये कब सक्रिय रहता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय रहता है और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में वर्षा कराता है। ठीक, यह कहाँ पर वर्षा कराता है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मुख्य रूप से वर्षा कराता है। तो आइए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड से। सी, ठीक, सी आयरलैंड से। तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। ब्रिटेन से विधि का कानून लिया गया है। ब्रिटेन से विधि का कानून लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। तो आइए हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, और यह भाग 4 में अनुच्छेद 336 के से 51 तक है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और यह गैर न्यायोचित, यानी कि इसके लिए आप कहाँ पर तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये सरकार अपने मर्जी से अदा करता है। ठीक, इसको सरकार यानी कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से अदा करता है। कोई भी योजना लाता है जनता के भलाई के लिए, वो अपने मन से, उसका मन करेगा तो जब तक वो योजना चलाएगा, उसका जब मन करेगा वो योजना को वापस ले लेगा। ठीक, तो ये राज्य सरकार अपनी मर्जी से अदा करता है। आप इसके लिए अगर योजना बंद कर देती है तो आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं जाकर न्यायालय में कि ये सरकार ने ये योजना बंद कर दी, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। अनुच्छेद 40, हाँ, कुछ अब हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के संगठनों की बात कही गई है। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों के लिए समान संहिता की बात कही गई है। समान नागरिक समान संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एवं देखभाल। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथकीकरण, यानी कि 50-50 इसका अनुच्छेद है। तो पृथकीकरण का मतलब कि हाफ हाफ, तो अलग किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 14 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार का देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 यानी कि बी। अनुच्छेद 14 यानी कि बी। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद में है। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद, और इसे अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। और 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। ठीक, 14 से कुल मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात कही गई है, लेकिन अभी वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार है। ठीक, एक को निरस्त कर दिया गया है। ठीक,
तो 6 प्रकार की हैं, तो वो सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में, 19 के 1 में है। ठीक। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 1932 सॉरी अनुच्छेद 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन पर रोक की बात अनुच्छेद 23 में कही गई है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष के कम के बच्चों कारखाने में काम नहीं करेंगे। 4 इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद चौथा मौलिक अधिकार है। और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें कही हुई है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आत्मा और हृदय कहा है। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। यानी कि आपकी कोई मौलिक अधिकार को हनन या फिर मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है, तो आप इसके लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं 226 के अनुच्छेद 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं 32 के तहत। जिससे कि न्यायालय ने 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और है। तो उन सारी चीज़ों को ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, बी। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस और नाइट्रोजन है। ठीक। तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है सर्वाधिक, और ऑक्सीजन 21%, और इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। वो तो पता ही होगा। ऑक्सीजन कितना? 21%। और आर्गन जो कि अक्रिय गैस है, यह 0.93% पाया जाता है। सबसे अधिक अक्रिय गैस पाई जाने वाली एक ही मात्र ये गैस है आर्गन गैस। सॉरी, अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस आर्गन ही है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब हम लोग वायुमंडल के बारे में जानते हैं। तो वायुमंडल के परते सबसे पहले क्षोमंडल यह सबसे निचली और सबसे सघन परत है। क्षोमंडल सबसे निचली और सबसे सघन, यानी कि इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। और यह मौसमी संबंधी घटनाएं इसमें होती है। क्षोमंडल में मौसमी बारिश, आंधी, तूफान, ये सभी क्षोमंडल में होता है। और ऊंचाई बढ़ने पर इसमें तापमान घटता है। क्षोमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। उसके बाद है समताप मंडल।
हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं और ओजोन परत इसी परत में पाई जाती है जो कि सूर्य के हानिकारक यूवी किरणें को आने से बचाती है। ठीक, उस ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया है। ठीक, जो कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली यूवी किरण जिससे कि त्वचा का कैंसर होता है उसको रोकता है। ठीक, और ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ठीक, उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं और इसी परत में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल इसमें विद्युत आवेशित कण आयन होते हैं जैसे रेडियो तरंगे आदि, ये सभी आयन मंडल में पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण कहाँ पर पाए जाते हैं तो आयन मंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद है बाह्य मंडल। यह सबसे ऊपरी परत जहाँ की वायु अत्यंत विरल होती है। बाह्य मंडल जहाँ की वायु अत्यंत विरल होती है, अत्यंत, और कृत्रिम उपग्रह इसी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। ठीक, सैटेलाइट इसी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर तो बाह्य मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल है, हरित क्रांति का जनक किसे माना कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्मा, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी है CB रमन। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि भारत हरित क्रांति का जनक भारतीय या विश्व में, तो विश्व स्तर पर ये है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर भारतीय क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा बढ़िया से। नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर जनक माना जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को। और इसकी शुरुआत 1960 के दशक के मध्य 1966-67 में हुई थी। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1966-67 में हुई थी। और इसका सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। सबसे अधिक लाभ किसको मिला था तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। और हम लोग क्रांति देख लेते हैं और उनसे जुड़ी क्षेत्र किससे संबंधित था तो हरित क्रांति ये खदान उत्पादन विशेषकर गेहूं से संबंधित था। उसके बाद श्वेत क्रांति ये दूध डेयरी उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन, सरसों या सूरजमुखी उत्पादन से। उसके बाद लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। उसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से है। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से है। सुनहरी क्रांति फल और शहद बागवानी से। फल और शहद बागवानी से। फल शहद बागवानी से सुनहरी क्रांति। भूरी क्रांति चमड़ा और कोक चमड़ा और कोक से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा और कोक। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से। गोल क्रांति आलू से। काली क्रांति पेट्रोलियम या कच्चा तेल। काली क्रांति पेट्रोलियम या कच्चा तेल। काली क्रांति पेट्रोलियम या कच्चा तेल। उसके बाद है रजत रेशा जो कि कपास से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास से। और स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है। ठीक, यहाँ एक क्रांति नहीं ऐसे ही दिया हुआ है कि रजत रेशा किसे कहते हैं तो कपास को, और स्वर्ण रेशा जूट को। रजत रेशा कपास को और स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर सवाल है, अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन डी है 1908। तो अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1908। ठीक, अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह घटना 1908 में हुई थी। यह घटना 1908 में हुई थी और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी। किसको मारने की कोशिश तो किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी। कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और इसमें अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित कुल 37 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। तो इस मुकदमा को कौन अंजाम दिया था इस मामला को
तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित कुल 37 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। अरविंद घोष ने इसमें क्या किया कि इस घटना के बाद राजनीति छोड़कर पांडिचेरी में आध्यात्म मार्ग को अपना लिया। ठीक, अरविंद घोष इस घटना के बाद राजनीतिक क्रांतिकारी को छोड़कर पांडिचेरी चले गए और वहां पर अध्यात्म मार्ग को अपना लिया। ऐसे ही ये घटना काकोरी एक्शन को हम लोग जान लेते हैं। काकोरी एक्शन, इससे भी सवाल बनते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर ये काकोरी नामक स्टेशन नहीं, काकोरी नामक स्थान था, वहाँ पर ये एक्शन हुआ था। कब? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास। और HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लिहाड़ी। ये सभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। राम प्रसाद बिस्मिल, असफल्ला उल्ला खां, उसके बाद रोशन सिंह, उसके बाद राजेंद्र लिहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है बीबी गिरी और ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो ये सबको पता होगा, सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद। सर, ये लिस्ट दिया गया है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का नहीं, वो मिस्टेक हो गया है। चलिए राष्ट्रपति को हम लोग देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1950 से 62। यस, इनका सबसे लंबा कार्यकाल है अभी तक राष्ट्रपति के इतिहास में, 1950 से 1962। और भारत के प्रथम और सबसे लंबा समय तक 12 वर्ष सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति ये बनते हैं 1962 से लेकर 67 तक। और इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी पद रहते मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन 1967, जिनकी कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हुई थी। कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद 4 नंबर के हैं वेंकट गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, यानी कि बीबी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से 74। यह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार, इनके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए इनको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1969 से 74 था। 5 नंबर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से 77 और इनके कार्यकाल के दौरान ही 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 6 नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से 82 और ये निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। ये निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे उस समय। उसके बाद 7 नंबर सवाल है ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 1982 से 87। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 और यह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति और इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन? तो ज्ञानी जैल सिंह। यानी कि कोई विधेयक को अगर कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो अगर वो अपने पास रख लेते हैं, ना उसको वापस भेजते हैं उस पर बहस करने के लिए या ना उस पर कुछ जवाब देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक, पॉकेट वीटो। तो इसको प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। 8 नंबर सवाल है आर वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल 1987 से 92 है और ये सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति में से एक है।
ये सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं कौन? तो आर वेंकट रमन। उसके बाद है 9 नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, 1992 से 97, और ये अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। कौन? तो शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। 10 नंबर के हैं के आर नारायणन। के आर नारायणन 1997 से 2002, 1997 से 2002, और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे 1997 से 2002। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 इन्हें मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में प्रसिद्ध थे। ये मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में प्रसिद्ध थे। 12 नंबर सवाल है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, 2007 से 2012 और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 13 नंबर है प्रणब मुखर्जी 2012 से 17। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 और इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका कार्यकाल क्या था? तो 2012 से लेकर 2017। 14वें हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, 2017 से 2022, और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति और उत्तर भारत के पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल 2022 से वर्तमान समय में अभी तक ये है। तो ये भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और यह सबसे कम उम्र की ये राष्ट्रपति बन गई है। ठीक, अभी सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 19 नंबर सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी क्या है? लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का सी भगत सिंह। ठीक, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह। चलिए हम लोग नारा को देख लेते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहनी ने लिखा था और इसे प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया। ठीक, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? तो हसरत मोहनी ने, और इसको दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो जय हिंद। दिल्ली चलो और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। सत्यमेव जयते इसे मदन मोहन मालवीय ने लोकप्रिय बनाया। ठीक, मदन मोहन मालवीय ने लोकप्रिय बनाया सत्यमेव जयते को, और इसे मांडुकोपनिषद से लिया गया था। मांडुकोपनिषद से लिया गया था। ठीक, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है बिस्मिल अजीमाबादी लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है बिस्मिल अजीमाबादी लिखा था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे अमर किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको मतलब ये नारा दिया था और लिखा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी। उसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 के भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाक युद्ध के समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री में जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी 1998 पोखरण परीक्षण के बाद। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी 1958 के पोखरण परीक्षण के बाद दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। ठीक, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के दौरान दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। 20 नंबर सवाल है जो कि लास्ट सवाल है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है
दिल्ली कोलकाता ऑप्शन बी है, श्रीनगर कन्याकुमारी ऑप्शन सी है, मुंबई चेन्नई और ऑप्शन डी है अमृतसर और दिल्ली। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। NH-44 यह सबसे लंबा राजमार्ग है और यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो कि श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा है। NH-27 ये दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है और यह पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम को तक जाता है। ठीक, गुजरात से असम तक जाता है। ठीक, गुजरात के पोरबंदर और असम के सिलचर तक जाता है और यह पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का, और यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है। स्वर्णम चतुर्भुज ये भी राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णम चतुर्भुज यह 4 महानगरों को जोड़ता है। ठीक, 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 4 महानगरों को जोड़ता है। ठीक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और यह चतुर्भुज का निर्माण करता है। ठीक, तो ये इसे स्वर्ण चतुर्भुज भी कहा जाता है। NH-48 यह दिल्ली से चेन्नई होते हुए जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु को जोड़ता है। ठीक, दिल्ली से चेन्नई जाता है ये। ठीक, दिल्ली से चेन्नई। NH-1 यह नई दिल्ली को अंटारी यानी कि पंजाब से जोड़ता है। NH-1 यह नई दिल्ली को अटारी पंजाब से जोड़ता है। NH-1 भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि NH-1 है, दिल्ली को अटारी पंजाब से जोड़ता है। सबसे ऊंचा राजमार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन है? लेह मनाली राजमार्ग। सबसे ऊंचा राजमार्ग लेह मनाली राजमार्ग। उसके बाद है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग को हम लोग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो NW1 ये सबसे लंबा है। NW यानी कि राष्ट्रीय वाटर वे यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो ये सबसे लंबा है और ये प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। प्रयागराज यूपी से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये प्रयागराज हल्दिया से सॉरी यूपी के प्रयागराज से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाता है और यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। NW2 यह सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। NW3 यह केवल कोल्लम के से कोट्टापुरम तक है। NW3 यह केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, केरलम से कोट्टापुरम तक है। और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। कब हुई थी इसका स्थापना? तो 27 अक्टूबर 1986 को, 27 अक्टूबर 1986 को। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी सपोर्ट करें। ठीक, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बाय, टेक केयर।